चलिए, एसएस 700 में हम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखने से पहले अलग-अलग तरह के एफआरएफ क्या होता है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के और जो फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, कलेक्टिवली हम उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। फ्रेमवर्क मतलब क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर सब टिका हुआ है। इंडिया में जो सबसे फेमस जो फ्रेमवर्क है इंडिया में अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है एएस प्लस शेड्यूल 3 ये फ्रेमवर्क यूज़ अब अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया में भी अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग-अलग जगह पे और अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो पब्लिक एट लार्ज को ध्यान में रखकर बने हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने हुए हैं, उनको नाम दिया जाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। इससे बनने वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको बोलते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे एएस, आईएफआरएस, यूएस गैप ये सब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क्स हैं। इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, उसको सिर्फ ऐसे 700 लगता है। ऐसे भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनते हैं। स्पेसिफिक लोग, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि हमको कॉलमनर सर्कल वाइज़ टेलीकॉम कंपनीज़ एरियाज़ में सर्कल होते हैं, सर्कल वाइज़ तुम बना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सिर्फ उनके लिए सूटेबल है। इसरो ने बोला कि हमको ये फॉर्मेट पे बना दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिर्फ इसरो के लिए सूटेबल है, बाकी लोग के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे फ्रेमवर्क से बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है, उसमें 700 लगाना है, 800 भी लगाना है। 800 आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ आपको बता रहा हूं, जैसे ही फ्रेमवर्क बदल जाता है, तो ऑडिट रिपोर्ट को लगने वाले स्टैंडर्ड बदल जाते हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ आ जाता है ऐसे 800 के हिसाब से, बाकी सब कुछ सेम रहता है। एफआरएफ को बांटने का और एक तरीका है, एंड दैट इज और एक तरीका है, दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क ये जो बोले, यूजर की अंडरस्टैंडिंग फेयर, एकदम बहुत बढ़िया न्यूट्रल अनबायस अंडरस्टैंडिंग यूजर को मिलनी चाहिए। इसके लिए जो करना है करो। इसके लिए वो ऐसी परमिशंस देता है, या तो दोनों या सो इसमें से एक, कि भाई तेरे को अगर फ्रेमवर्क के अगेंस्ट जाना तो अगेंस्ट चले जा, मतलब जो बात बोली है वैसा फॉलो नहीं करके उसके अगेंस्ट जा सकता है, ऐसी परमिशन भी दी है। या फिर चेंज कर दे रिक्वायरमेंट, या फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लो नोट्स टू अकाउंट्स में एडिशनल बातें लिख, तेरे को अगर बदलना है तो बदल दे, या फिर एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, तो एडिशनल डिस्क्लोजर दे दे। दोनों में से दोनों में से तेरे को जो लगता है वो कर, ठीक है? या तो दोनों परमिशन, दोनों में से एक। जब फ्रेमवर्क बोलता है यूजर की अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बदलाव कर, एडिशनल डिस्क्लोजर दे, उसको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं। एएस शेड्यूल 3 बोलता है यू कैन चेंज हेडिंग्स ऑफ द लाइन आइटम्स। एएस आपको एडिशनल बोलता है कि मिनिमम डिस्क्लोजर है, और डिस्क्लोजर देना है तो दे दो। एएस इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इंड एएस इज अ पार्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, बनाने वाले लोग इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, तो जब ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है तो वो ये तो बताता ही है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से, पहला। दूसरा, एक कदम आगे जाके ये भी बताता है वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बनाने वाले लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो रिपोर्ट देने वाला भी एक आगे जाकर ये भी बताता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर ऐसी परमिशंस नहीं है, दोनों परमिशंस नहीं है, एक भी परमिशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिसमें बोला है ऐसा मतलब ऐसा बनाना, नो चेंजेस अलाउड। होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, डिफेंस वाले लोग बोलते हैं ऐसा मतलब ऐसा ही बनाना। अब ऐसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जनरली बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो भी है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ऐसा बनाया जाता है, जो उसके एक अलग रीजन होते हैं। तो यहां पे ऑडिटर आता है और बोलता है मेरी बेसिक जिम्मेदारी ये बताना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, नहीं है तो एक और बता दूंगा इट इज मिसलीडिंग, बस। फेयर वर्ड यूज नहीं करूंगा, उसको कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो मैं बताया, तो फ्रेमवर्क जैसे बदलता है तो उसके हिसाब से आपकी जो वर्डिंग्स होती है ओपिनियन की, वो भी बदल जाती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन, अगर हम ऑडिट करने गए, हमको धनादन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिल गई, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, और वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, और जाके कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नहीं मिल रहा है,
नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो बहुत बड़े हम अनमॉडिफाइड ओपन देते हैं। मॉडिफाई कब करते हैं? इसके दो रीजन हो सकते हैं। ऑडिट करने गए तो वी आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, या फिर और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो हमको मॉडिफाई करना पड़ता है ऐसे 705 के हिसाब से कर दो भैया। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फिर आते हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी। उसमें 3 बातें बताता है। ऑब्जेक्टिव, भाई हमारा मेन काम तो ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने के लिए हम क्या करते हैं वो और बता दो। हम रीजनेबल अश्योरेंस से पता करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं है। भाई हमने ओपिनियन तो दे दिया, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस से पता लगाते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझा दो, मटेरियलिटी मतलब क्या समझा दो, मिसस्टेटमेंट मतलब क्या समझा दो। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव को और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, ये वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो हमने ऐसे 200 में पढ़े थे, ये यहीं पे ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा लिखना पड़ता है। फिर जिम्मेदारी में हमारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के बाद हम स्कोप समझाते हैं कि भाई रेंज ऑफ एक्टिविटी हमने क्या परफॉर्म की। इसमें पहले अरे ऑडिटर 1 नंबर आदमी है, पहले ही बता दिया था कि वो एथिकल इंडिपेंडेंट है, अब बता रहे हैं उसने अपने जजमेंट सारे सोच समझ के बनाए हैं। सोच समझ के जजमेंट बनाया, पूरे ऑडिट में वो अलर्ट था, हर जानकारी मिलने पे वो अलर्ट था और उसने अपने जजमेंट सोच समझ के बनाए। वो बताते हैं ऑडिटर जोरदार आदमी है। प्रोसेस, अरे उसने रिस्क असेसमेंट मारा यार, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाला है, सभी तरह की रिस्क निकाली है, फ्रॉड रिस्क कितनी है, कोल्यूजन की रिस्क, ओवरराइड की रिस्क कितनी है, टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कोल्यूजन की रिस्क कितनी है, फिर फॉर्जरी की रिस्क कितनी है, सभी तरह की रिस्क निकाले उसने। रिस्क निकालने के बाद में उसने ऑडिट प्रोसीजर तय किया कि टीओसी लगाऊंगा कि सब्सटेंटिव ज्यादा लगाऊंगा और कैसे लगाऊंगा, सब तय किया। फिर एविडेंस ऑब्टेन किया है। समझा रहे ऑडिटर जोरदार बंदा है, पूरी 1 नंबर प्रोसेस फॉलो किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ा थोड़ी उसने। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न को तो भाई साहब उसने बहुत बढ़िया इवेल्युएट किया है। ठीक है, गोइंग कंसर्न। फिर दूसरा उसने एईडी अकाउंटिंग पॉलिसी सोच समझ के, इनडेप्थ सोच के बनाई गई ना, एस्टिमेट ध्यान देकर बनाए गए ना, डिस्क्लोजर सबको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर देना, एईडी भी चेक किया है। और आखिरी में सब होने के बाद, ठीक है, ये चेक करता है मैनेजमेंट ने काम बराबर किया है। आखिरी में सब होने के बाद वो एक बार देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये सही जानकारी दे रहे ना। इससे दिख रहा है उगता हुआ सूरज है कंपनी, सही में है क्या? ढलता हुआ है तो सही में ढलता हुआ है क्या? फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सही में है क्या? वीक है, सही में है क्या? ये इंपॉर्टेंट, फेयर प्रेजेंटेशन एक कदम आगे जाके सोचना पड़ता है। तो बंदा जोरदार है, प्रोसेस सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बातें करता है। भैया नॉन कॉर्पोरेट्स में पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में साफ साफ लिख देते हैं इंटरनल कंट्रोल माना, हम लोगों ने स्टडी किया, इवेलुएट किया कि वो एक इंटरमीडिएट स्टेप है ऑडिट की। लेकिन मैं सिस्टम के ऊपर कोई ओपिनियन देने वाला नहीं। कॉर्पोरेट्स कंपनी में क्या होता है, लॉ ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप दी है कि भाई साहब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे तो आपको बात करनी पड़ेगी, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। तो कॉर्पोरेट कंपनी के केस में कि हम ओपिनियन नहीं देंगे, वो वाली लाइन निकाल लेते हैं। फिर ब्रांच का पूरा काम हमने किया कि नहीं किया, इसके बारे में एक आइडिया देते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक आइडिया देते हैं। यहाँ पे डिटेल तो ओएमपी में समझाते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग ये समझाते हैं कि भाई कितने ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया कि पूरा काम हमने किया कि कुछ काम दूसरे लोगों ने किया, ये बताए थे। तो हमने स्कोप बता रहे यहाँ पे कि क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है और कैसे काम किया है। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बोले हमने सबको लूप में रखा है, सबको इन्फॉर्म रखा। हमने शुरुआत में बता दिया कि हम बहुत ही एथिकल इंडिपेंडेंट है। हमने हमारा प्लान बता दिया टीसीडब्ल्यूजी को, हमको जो फाइंडिंग्स मिले वो भी बता दिया, ऑडिट रिपोर्ट में जो चेंजेस करने वाले थे वो भी बता दिया, की ऑडिट मैटर क्या डालने वाले थे वो भी हमने सही समय पे बता दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो पहले बोल देते। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी में ऑब्जेक्टिव्स को और समझाओ, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रेंज ऑफ एक्टिविटीज और कितने ब्रांचेस हमने किए नहीं किए वो भी समझा दो, और कम्युनिकेशन। ये जो आखिरी के 2 एरियाज है ना, ये वाले, ये जो आखिरी के 2 एरियाज है, इसमें ऑप्शन है, या तो ये रिपोर्ट में ही लिख लो, या तो फिर ये अपेंडिक्स एनेक्चर में डाल दो रिपोर्ट में, या फिर वेबसाइट पे आप उसको पोस्ट कर दो और उसको बता दो कि वेबसाइट पे कहां पे पोस्टेड है, उसकी लिंक दे दो यहाँ पे। तो ऑडिट रिपोर्ट की बल्कीनेस कम करने के लिए ऐसा है। फिर लॉ भी बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें लिखो, लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो बातें लिखनी पड़ती है उसके लिए और एक पार्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
ऊपर ओपिनियन और उससे रिलेटेड ऊपर जो सेक्शंस है, इसके अलावा अगर कोई बात लिखनी तो यहां पे लिखी जाती है। अगर लॉ और ऊपर वाले लोग सेम बात कर रहे हैं तो उसको ऊपर ही इंक्लूड कर लेते, तो लॉ को पढ़ते। अगर वो वही बात बोल रहे हैं जो ऊपर के सेक्शंस में, तो उसको ऊपर ही कवर कर लो कि भाई ये लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर अलग बात करें तो नीचे कर लो। जब लॉ के हिसाब से एक सेपरेट पार्ट बनता है तो ऊपर के पार्ट को नाम देना पड़ता है फॉर, अच्छा नीचे का पार्ट एज पर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर का पार्ट क्या है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब सब बन गया भैया, लॉ के हिसाब से भी रिपोर्टिंग हो गई सेकंड पार्ट में। अब आपको सिग्नेचर, भाई सिग्नेचर दो, आपके दोनों नाम देने पड़े। इंडिया में फर्म के नाम भी देना पड़ता है, फर्म का नाम भी देना पड़ता है और पार्टनर का नाम भी देना पड़ता है, और दोनों के रजिस्ट्रेशन भी नंबर रहते हैं। तो दोनों के नाम, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, आपकी सिग्नेचर आएगी, फिर आपका सिग्नेचर डेट आएगा, आपका डेट इंपॉर्टेंट है कि कब ऑडिट खत्म हो रहा है, और फिर आपका प्लेस आएगा, सिग्नेचर, डेट और प्लेस। प्लेस वो जगह होती है जनरली जहां पे सिग्नेचर होती है, जनरली ऑफिस जहां पे सिचुएटेड होता है, ऑफिस जहां पे सिचुएटेड रहता है। अगर मुंबई के ऑडिटर्स है, कोलकाता के है, पुणे के है, इंदौर के है, दिल्ली के है, कहां का है, उनका वो नाम लिखा होता है वहां पे। और रिपोर्ट बनने के बाद में टी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको यूडीन नंबर जनरेट करना पड़ता है, और वो भी लिखना पड़ता है। यूडीन नंबर 15 दिन के अंदर जनरेट करना पड़ता है। अभी आपके कोर्स में यही एप्लीकेबल है। देखिए, एक प्रॉब्लम था, नॉन चार्ट अकाउंटेंट्स जो थे वो लोग चार्ट अकाउंट सीएस की, सीए फर्म के पार्टनर्स की साइन फॉर्ज कर रहे थे और फेक रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स मार्केट में ला रहे थे। इनको रोकना बहुत जरूरी था, इससे सबको नुकसान हो रहा था। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी आईसीआई की, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या है, सभी सीएस को यूडिन के पोर्टल पे जाकर खुद को रजिस्टर करवा लेना पड़ता है, जितने भी लोग फुल टाइम प्रैक्टिस में, उनको फुल टाइम सीओपी वाले लोग, जब एवरी टाइम दे साइन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, उनको पोर्टल पे जाना है, कुछ की डिटेल्स डालना है, कौन से कंपनी का रिपोर्ट सर्टिफिकेट है, उसके इंपॉर्टेंट अमाउंट्स वगैरह क्या है, जो पूछा है वो छोटे मोटे डिटेल्स है वो डाल देना है, रजिस्टर करवाना है रिपोर्ट सर्टिफिकेट को, और एक यूडिन नंबर जनरेट करना है। ये यूडिन नंबर एमआरएन एफआरएन के साथ में यूडिन नंबर भी हर रिपोर्ट सर्टिफिकेट में डालना है। अब ये नंबर सिर्फ जो असली चार्ट अकाउंटेंट है वही जनरेट कर सकते हैं, जो फेक वाले वो नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मैंडेटरी है सभी सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स को, काफी 2019 से ये मैंडेटरी हो चुका है। एस्टिमेट्स, जजमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। अगर बहुत अच्छी टीम है, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस लोग है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, केयरफुली हर चीज को समझते हैं, तो वो बड़ी अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अच्छे रियलिस्टिक रीजनेबल एस्टिमेट्स और अच्छे डिस्क्लोजर देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर किसी को समझना है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 एलिमेंट समझने पड़ेंगे। अगर क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर अच्छा है, मतलब क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी है। जब हम क्वालिटी को समझते हैं तो क्वालिटी के साथ साथ में ये भी समझना पड़ेगा मैनेजमेंट बायस्ड है क्या। बायस्ड मतलब क्या, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे जजमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स मैनेजमेंट को लगाने पड़ते हैं, एस्टीमेट बहुत सारे जजमेंट्स व्हाइल अकाउंटिंग, वेदर इट्स यूजफुल लाइफ, वेदर इट इज मेथड सिलेक्शन, बहुत सारी जगह पे जजमेंट लगाने पड़ते हैं। मैनेजमेंट इस अपॉर्चुनिटी को मिसयूज कर सकता है और अपना हिडन एजेंडा, या तो प्रॉफिट को बढ़ाने का एजेंडा या प्रॉफिट को गिराने का एजेंडा, उसमें एनफोर्स कर सकता है और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है। जब हमको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट अपने जजमेंट्स को मिसयूज कर रहा है, या तो सिर्फ प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या तो सिर्फ प्रॉफिट्स को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मैनेजमेंट बायस्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको समझना है कि मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी तो समझनी पड़ेगी, क्वालिटी के साथ में मैनेजमेंट बायस्ड है क्या ये भी समझना पड़ेगा। अगर वो आपको दिखे सिलेक्टिव करेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ वही गलतियां रेक्टिफाई कर जिसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसा कुछ है, मतलब ये लोग बायस्ड है। बार बार बोलने पर सिस्टम की खामियां दूर नहीं कर रहे हैं, पता है उसके वजह से ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर पे असर पड़ेगा, फिर भी उसको ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, ये 2 चीजें इंडिकेट करती है दे आर बायस्ड। अगर बायस्ड होगा, सबसे ज्यादा फर्क एस्टिमेट्स पे पड़ता है। अगर पॉसिबल मैनेजमेंट बायस लग रहा है तो एस्टिमेट्स पे असर पड़ता है। ऐसे केस में एस्टिमेट्स कैसे चेक करना, 540 लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए ऐसे इंडिकेटर्स है क्या, एस्टिमेट्स में गड़बड़ हो सकती है, ऐसे 540 के अंदर दिखा है मैनेजमेंट बायस्ड हो तो कौन सी एडिशनल प्रोसीजर लगानी पड़ती है। तो आप क्वालिटी में एईडी आता है और मैनेजमेंट बायस्ड भी। अगर आपको लो क्वालिटी चीजें दिखती है तो आपको ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन ये कहां काम आता है, जब आपके पास में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं और आपको बैठकर मिसस्टेटमेंट्स होते हैं और आपको बैठकर तय करना पड़ता है क्वालिफाई करूं कि नहीं।
क्वालिफाई करो कि एडवर्स दो, क्वालिफाई करे कि डिस्क्लेमर दे। तो जो गलतियों की क्वांटिटी है, क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, हम मैनेजमेंट बायस देखते हैं। अगर दिखता है क्वालिटी पुअर है, मैनेजमेंट बायस्ड है, तो भले ही अमाउंट थोड़ा कम हो, हम क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, उससे ऊपर एडवर्स में जाने की कोशिश करते हैं, डिस्क्लेमर में जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारा फाइनल ओपिनियन बनता है, तब पुअर क्वालिटी की चीजें हमारे ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये जो थ्योरी है, ये ऐसे के अंदर नहीं दी हुई है, इट्स नॉट गिवन इन ऐसे। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में चंद शब्द बोलिए। ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू मतलब सच्चा, रिलायबल, फेयर मतलब अनबायस्ड, न्यूट्रल। ऑडिटर को बताना पड़ता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या पीएनएल सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है, यह बताना पड़ता है ऑडिटर को, वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसे 700 भी बोलता है अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो आप एक कदम आगे जाकर बोलो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर ये बोलो और वेदर इट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ऑल मटेरियल आइटम्स, क्या सभी मटेरियल आइटम्स फेयरली बताए गए हैं क्या। उसका मतलब देखा 700 में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। कैसे हम लोग इंश्योर करें ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। इंश्योर करिए कोई ओमिशन नहीं है, कोई इनकम एक्सपेंस छूट नहीं रहा, कोई एसेट लायबिलिटी छूट नहीं रहा। जो रिकॉर्डेड है इनकम एक्सपेंस वो एक्यूरेट रेक्टली रिकॉर्डेड है, एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन सही है, मतलब दोनों के अमाउंट, सबके अमाउंट सही है। एक तो कुछ छूटा नहीं है, जो रिकॉर्डेड है उसके अमाउंट सही है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज की सब बनाने के लिए फ्रेमवर्क के हिसाब से सालों साल कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है, बहुत बढ़िया, कुछ छूटा नहीं है, अमाउंट सब सही है, पॉलिसी सही है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स सभी सारी इंपॉर्टेंट बातें बैलेंस शीट पीएनएल की बताई है ताकि लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी की। डिस्क्लोजर्स सभी इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। ऐसा अगर होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप क्या देंगे, ट्रू एंड फेयर। ऐसे 701 एक स्पेशल सेक्शन की बात करता है, केएएम, सभी ऑडिट रिपोर्ट को यह नहीं लगता है, कुछ ही रिपोर्ट्स को यह लगता है। कौन सी रिपोर्ट, चलिए एक करके। अगर लॉ बोलेगा कि की ऑडिट मॉडल सेक्शन लगेगा तो डेफिनेटली लगेगा। इसके अलावा अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ऑडिट हो रहा है कंप्लीट सेट का ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा फ्रेमवर्क जो पब्लिक एट लार्ज सबके लिए सूटेबल है उसको जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बोलते हैं। और लिस्टेड एंटिटीज का अगर हो रहा है 3 कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, तो आपके उसको की ऑडिट मैटर लग जाएगा। इसके अलावा अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इस एंटिटी में जरूरी है तो वापस की ऑडिट मैटर वो खुद होके वॉलंटरली इंक्लूड कर सकता है। तो 3 सिचुएशन में की ऑडिट मैटर लगेगा उसमें। और कहां नहीं लगेगा, अगर डिस्क्लेमर दे रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए, ओपिनियन नहीं बना पाए, ठीक है, तो वहां पर ये नहीं लगने वाला। की ऑडिट मैटर में क्या जाएगा, 4 स्टेप का प्रोसेस। पहले आइडेंटिफाई सभी मैटर्स, उसकी लिस्ट बनाइए कि आपने साल भर में की आपने टीसीडब्ल्यूजी से क्या क्या कम्युनिकेशन किए। फिर स्टेप नंबर 2, ऐसे मैटर्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पे जनरली ऑडिटर को बहुत सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन देना पड़ता है, सिग्निफिकेंट अटेंशन देना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जनरली ऐसे 3 एरियाज होते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क या हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, या फिर जहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ है। सिग्निफिकेंट रिस्क जैसे खास करके रेवेन्यू में होती है, डोमिनोज का एग्जांपल है। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, बहुत एक्सपांशन किया तो कैपिटलाइज करे ना करे, कैसे करे। फिर एमैल्गमेशन मर्जर डीमर्जर हुआ है, फिलिप्स का एग्जांपल है। ऐसे मामलों को आइडेंटिफाई, उसमें भी फिर सोचो कि इन मामलों में से भी मोस्ट सिग्निफिकेंस जहां पे बहुत रिसोर्सेस लगाने पड़े, बहुत समय लगाना पड़ा, बहुत डिस्कशन करना पड़ा, इन डेप्थ जाना पड़ा, इंटरेक्शन करना पड़ा, ऐसे कौन है, और करंट ईयर का वो होना चाहिए। तो आपको पता चल जाए की ऑडिट मैटर क्या है। अब उसका सेक्शन बनाना पड़ेगा, उसकी हेडिंग जाएगी की ऑडिट मैटर। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में 2 स्टेटमेंट्स जाएंगे। पहले हम बताएंगे की ऑडिट मैटर मतलब ऐसे मामले होते हैं ऑडिटर को इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। हम सबको बोल देंगे कि देखिए यहां पे कुछ मैटर्स के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, इसको सेपरेट ओपिनियन मत समझ लेना, ओपिनियन तो हम पहले ही दे चुके। इसमें कंटेंट क्या आता है, मैटर को बताना पड़ेगा
और इसके डिटेल अगर पढ़ने तो कौन सा नोट्स टू अकाउंट्स का पॉइंट पढ़ना वो बताना पड़ेगा। इसको हमने की ऑडिट मैटर क्यों बोला? रिस्क की वजह से, या जजमेंट की वजह से, या ट्रांजैक्शन की वजह से, और इसको कैसे हमने एड्रेस किया। अगर लॉ प्रोहिबिट करता है तो की ऑडिट मैटर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। हमको लगता है इसके बताने से नुकसान ज्यादा होगा फायदे से मुकाबले, तो नहीं करेंगे। अगर की ऑडिट मैटर, देखो की ऑडिट मैटर सेक्शन एप्लीकेबल है लेकिन कोई मैटर ही नहीं है, या फिर मैटर है लेकिन हम लोगों को बताना नहीं है, अगर ऐसा होगा तो की ऑडिट मैटर सेक्शन की हेडिंग डालनी पड़ेगी और वहां पे बात बतानी पड़ेगी कि की ऑडिट मैटर है ही नहीं, या फिर ये बताना पड़ेगा मैटर है लेकिन नहीं बता रहे, ये उसके रीजंस है। फिर इसकी रिलेशन क्या है बाकी पैराग्राफ्स के थ्रू? अगर कोई ऐसा मैटर है जो मॉडिफिकेशन का भी रीजन बन रहा है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है, तो उसको बेसिस में डालेंगे। की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफर करेंगे कि भाई इसमें हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बेसिस पैराग्राफ में देख लो। अगर गोइंग कंसर्न का मामला ऐसा है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी है और हमको मेहनत भी करनी पड़ी थी, दोनों के लिए एलिजिबल है, तो इसको भी वापस गोइंग कंसर्न में ही लिखो आप। की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस दे दो कि भाई डिटेल्स गोइंग कंसर्न में आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर कोई मामला बेसिस वर्सेस केएम, बेसिस जीतता है, गोइंग कंसर्न वर्सेस केएम, वापस गोइंग कंसर्न जीतता है, सब लोग जीत रहे की ऑडिट मैटर से। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा है जो एलिजिबल है के ऑडिट मैटर के लिए भी और ईएमपी ओएमपी में भी, तो वो की ऑडिट मैटर में ही जाएगा, वो जीतेगा। आप की ऑडिट मैटर को मिसयूज नहीं कर सकते, यू कैनॉट मिसयूज की ऑडिट मैटर, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर, फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज, एफएमजीएस, फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी नहीं है, तो मैं एक काम करता ना, की ऑडिट मैटर में वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता ताकि यूजर तक पहुंच जाए। ऐसी बातें मत करो, उसके लिए नहीं बनाई है। तुमने मेहनत करते वक्त क्या अच्छा किया वो बताने के लिए बना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें मिसिंग है, क्या चीजें गलत है, उसके लिए नहीं बनाया है। उसके लिए हमारे पास में है ना मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, डिस्क्लेमर देना है, एडवर्स देना है, उसके लिए बेसिस पैराग्राफ, ओपिनियन पैराग्राफ है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए बेसिस पैराग्राफ है। मॉडिफिकेशन वाली जीते चीजें, प्रॉब्लम वाली चीजें यहां पे मत बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खामियां यहां पे नहीं बतानी है। अगर आपको मॉडिफाई करना उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ है, की ऑडिट मैटर में मत डालो उसको। गोइंग कंसर्न के ऊपर अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसके लिए सेपरेट पैराग्राफ जाता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, वो बातें यहां पे मत डालो। की ऑडिट मैटर पे हम लोग अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं कि भाई हमने कहां कहां पे कौन से एरिया में हमने बहुत मेहनत की। इसको आप सेपरेट ओपिनियन ट्रीट मत करिए, जो ओपिनियन देना था वो तो दे चुके हम लोग पहले ही। डोंट ट्रीट इट एज अ सेपरेट ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खामियां दूर मत यहां पे मत डालिए, मॉडिफाइड वाली चीजें यहां मत डालिए, गोइंग कंसर्न वाला चीजें यहां मत डालिए, सेपरेट ओपिनियन ट्रीट मत करिए। टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन, अगर आप की ऑडिट मैटर डालने वाले हो, पहले तो इनिशियली प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एक हिंट दे देनी चाहिए कि ये की ऑडिट मैटर डालने वाले, और फिर आपने की ऑडिट मैटर क्या डालने वाले, उसके प्रपोज वर्डिंग्स क्या है, सब ले जाकर, अगर की ऑडिट मैटर आपको मिला है तो की ऑडिट मैटर क्या रहेगा, उसकी प्रपोज वर्डिंग, ये सब टीसीडब्ल्यूजी को पहले देना चाहिए। उनको बताओ कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आप आपके उच्च विचार हमारे साथ शेयर करो। अगर की ऑडिट मैटर नहीं है, की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल था लेकिन इस साल कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, तो उनको जाके बताओ कि हमने ऑडिट किया लेकिन इस साल ऑडिट करते वक्त ऐसा कोई की ऑडिट मैटर हमको नहीं मिला। मतलब बोल, उनको कम्युनिकेट तो करना ही करना है, मिला है तो भी कम्युनिकेट करना है, नहीं मिला है तो भी कम्युनिकेट करना है। कैसे लिखते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया वर्डिंग्स के, अगर की ऑडिट मैटर नहीं मिला तो उसका एग्जाम्पल दिया कि भाई एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड एंड एडवर्स और एमयूजीसी, जहां पे हमको मेहनत करनी पड़ी थी, उसका रेफरेंस दे रहे सिर्फ कि भाई इनको मेहनत करनी पड़ी थी, और कोई दूसरा की ऑडिट मैटर नहीं जिसको हम आपको बताया, आपके लिए अलग से बताया, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक पैराग्राफ बने हुए वहां पे हम दे देते हैं, यहां पे हम सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ इन चीजों पे भी हमने मेहनत की थी, वो रिस्पेक्टिव पैराग्राफ में दिए हैं, वहां जाकर आप पढ़ लीजिए, वहां पे जाकर आप पढ़ लीजिए, इस पे भी हमने मेहनत की थी, इसके अलावा और कोई दूसरा की ऑडिट मैटर नहीं है। अलग अलग तरह के ओपिन होते हैं।
अगर हम ऑडिट करने गए, सारे सबूत हमको मिल गए, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, तो हम अनमॉडिफाइड अनक्वालिफाइड क्लीन देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन हम मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ऑडिट करने गए, हमको सबूत ही नहीं मिल रहा है, इक्का दुक्का जगह सबूत नहीं मिल रहा है, ठीक है, इक्का दुक्का जगह अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो हम लोग, हाँ भाई सबूत नहीं मिल रहे हैं मटेरियल आइटम में, लेकिन परवेसिव अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्प्रेड नहीं है, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपन देते कि हाँ बस इतना छोड़ दो, बाकी सब सही है। सबूत की कमी अगर फैली हुई है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाथ खड़े कर देते, डिस्क्लेमर, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अगर गलतियां इक्का दुक्का जगह है तो फिर क्वालिफाई कर देंगे, अगर गलतियां भर भर के फैली हुई है तो हम एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। अगर हम लोग बात करते हैं परसुएसिव मैटर की, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं परसुएसिव, परसुएसिव नहीं, गलत हेडिंग है, यहां पे होना चाहिए परवेसिव होना चाहिए। परवेसिव, अगर बहुत सारे ऐसा सर मैटर ऐसी है, गलती ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे आइटम्स पे असर पड़ रहा है, तो वो हम लोग परवेसिव बोल देते हैं। एक ही मैटर को फर्क पड़ रहा है लेकिन वो मेजर पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको भी परवेसिव। फंडामेंटल डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट से गलत हो रहा है, उसको भी परवेसिव बोलते हैं। कभी ये मॉडिफिकेशन का असर क्या पड़ता है हमारे ऑडिट रिपोर्ट में? टाइटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंज। एड्रेसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंज। हाँ, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हेडिंग आती है इस पे भी कोई असर नहीं पड़ता। ओपिनियन, डेफिनेटली ओपिनियन में तो फर्क पड़ेगा ही। ओपिनियन के हेडिंग के अंदर देखिए, ओपिनियन के हेडिंग में फर्क पड़ जाता है। क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन वो बोलते हैं पहली लाइन। डिस्क्लेमर के केस में पहली लाइन में फर्क पड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, कैसे बोल देंगे ऑडिट हमने परफॉर्म किया, वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ओपिनियन की वर्डिंग्स बदल जाती है। क्वालिफाइड में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मिसस्टेटमेंट है तो एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ द मैटर्स विच आर एक्सप्लेन इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बस इन मामलों को छोड़ दो, बाकी सब सही है। अगर सबूत की कमी थी तो एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट, भाई सबूत नहीं थे, पता ही नहीं चीजें सही गलत है, एक्सेप्ट पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर एज एक्सप्लेन्ड इन द बेसिस पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आपके एडवर्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर विच आर एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर में क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर एक्सप्लेन्ड इन बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर वी वर अनेबल टू गेट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसके बाद जो कंटेंट होता है, ये आपका बेसिस फॉर ओपिनियन में हेडिंग बदल जाती है, बेस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर बोलते हैं। अब ये जो बेसिस पैराग्राफ है इसमें मजा आती है, रेगुलर चीजें तो होती है लेकिन यहां पे मुद्दा हम लोग समझाते हैं। अगर सबूत की कमी है तो हम बताते एग्जैक्टली कौन से एरिया में क्या सबूत की कमी है, क्यों सबूत की कमी है, वो हम लोग समझाते हैं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम बोलते हैं भाई अमाउंट गलत है क्या, अमाउंट गलत तो हम बताते, डिस्क्राइब करते कौन से इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी का अमाउंट गलत है और कितना गलत है, उसको क्वांटिफाई भी करते। अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो लिखो कि भाई हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, ये कारण है। अगर नरेटिव, अगर नोट्स टू अकाउंट्स में कोई स्टेटमेंट लिखा है, कोई जानकारी है, उसमें गड़बड़ है तो आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। फिर बाद में अगर कोई चीज को डिस्क्लोज ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम है, तो भाई साहब आप एक काम करिए, ठीक है, पहले देख लीजिए ये प्रॉब्लम लेकर टीसीडब्ल्यूजी, देखिए आपने कोई चीज छुपाई थी, हम लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, खुद होके उसको इंक्लूड कर लीजिए, उसका नेचर भी बता देंगे कि ये पहले टीसीडब्ल्यूजी को मौका देंगे अपनी गलती को दूर करने का, अपने प्रॉब्लम को दूर करने का। नहीं कर रहे, ठीक है, हम नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन की भाई कौन सी जानकारी थी, कि भाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी छुपाई कि लीज छुपाया, क्या छुपाया वो बताएंगे। फिर हम डिटेल्स देंगे, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, डिटेल्स देंगे, लेकिन डिटेल देते वक्त ध्यान रखना चाहिए इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जनरली नहीं होता, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। और आपके पास में एविडेंस होना चाहिए टू प्रूव कि ये इंफॉर्मेशन सही है। अगर ऐसा है तो बिंदास उसको इंक्लूड आप कर लीजिए। ये जो लास्ट लाइन होती है बेसिस की, उसमें हम बोलते हैं हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए, एडवर्स के लिए, या फिर डिस्क्लेमर में हम बोलते हैं हमारे पास तो भैया जो आपको रीजन बताया ना बेसिस पैराग्राफ में, उस वजह से हमारे पास किसी प्रकार कोई सबूत नहीं है, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन, हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। एक और बात लिखी है, कभी कभी ऐसा मैटर होता है जिसकी वजह से डिस्क्लेमर देना पड़ता है, एडवर्स देना पड़ता है, और भी मैटर होते हैं जिसकी वजह से हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। सारे मैटर एक्सप्लेन करो, यस
अगर ऐसा है कि एक बार एडवर्स लग गया अब क्या बताना, ऐसा नहीं, एडवर्स वाली बातें भी समझाएंगे, डिस्क्लेमर वाली जो भी बातें होंगी, साथ में और क्वालिफिकेशंस भी होंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स, एक एक प्रॉब्लम, जितने प्रॉब्लम हमको पता है सारे समझाने हैं कि भाई एक बार फांसी की सजा हो गई अब और क्या फंसा, नहीं ऐसा नहीं, सारे मामले चलेंगे, सारी जानकारी दी जाएगी। आपके गोइंग कंसर्न वाले सेक्शन में कोई फर्क नहीं है, की ऑडिट मैटर में, हाँ डिस्क्लेमर में नहीं आता, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका जो डिस्क्लेमर है ना, वो डिस्क्लेमर के इसमें ये पैराग्राफ एकदम श्रिंक हो जाता। हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी ऑडिट करना, हमको अपॉइंट किया था ऑडिट करने के, लेकिन क्या बताए वो बेसिस पैराग्राफ में ऐसी चीजें हो गई, हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, हम सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाए, और हम लोग ओपिनियन बना ही नहीं पा रहे। अदर मैटर में कोई चेंज नहीं है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रिक्वायरमेंट कोई चेंज नहीं है, सिग्नेचर डेट प्लेस में कोई चेंज नहीं है, यूडिन के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। कभी कभी मैनेजमेंट आता है और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल देता है बहुत सारे, तुम हेड ऑफिस यहां नहीं जा, हेड ऑफिस नहीं आ सकते, रिसर्च नहीं देख सकते, तुम गोडाउन में नहीं जा सकते, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, इससे बात मत करो उससे बात मत करो, लिमिट कर देते, रिस्ट्रिक्ट कर देते, ठीक है, हमको ऑडिट अच्छे से नहीं करने दे रहे। अगर वो लिमिट लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हमारे स्कोप में, मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें अगर ऐसा करते हैं, हम उनको बोलेंगे इसको दूर कर दीजिए। अगर वो इसको दूर कर देंगे तो हम प्रॉपर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे, डन। अगर वो इसको दूर नहीं करेंगे तो हम ये कंप्लेंट लेकर टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे कि तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत निकम्मा नालायक है, हमको काम करने नहीं दे रहा है, और ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब टीसीडब्ल्यूजी भी कुछ नहीं किया, अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस से भी हमको एविडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम था हम गए उनकी तरफ लेकिन फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ, अगर उसका परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाई करेंगे। परवेसिव इफेक्ट है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैला हुआ है, अभी तो हम अर्ली स्टेजेस में ही है, विड्रॉ कर लीजिए, अभी तो हम अर्ली स्टेजेस में ही है, विड्रॉ कर लीजिए। और अगर लेटर स्टेज में है, इतना काम कर चुके हैं, आखिरी इस पे है, क्या विड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन स्टेज पे है, डिस्क्लेमर दे दीजिए, डिस्क्लेमर देके बाहर निकलिए। चलिए, ऐसे 706 दो तरह के पैराग्राफ्स के बारे में बात करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर, दोनों को साइड बाय साइड हम लोग चल देखते हैं। अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली लिखी हुई है, कोई इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी या कोई नोट्स टू अकाउंट, उसको हाईलाइट करना है ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव हो, तो हम लोग ईएमपी डालते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पार्ट यहाँ पे दिया है। फिर वैसे ही ओएमपी की डेफिनेशन है, अगर हमको कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी हुई है, ऑडिट से रिलेटेड है, जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएशन, ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, तो हम लोगों ने अदर मैटर पैराग्राफ डालना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ईएमपी के एग्जाम्पल, जैसे पिछले साल कोई गलती थी उसको रेक्टिफाई किया, अचानक बहुत कोई प्रॉफिट लॉस आ गया, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो पिछले साल के वजह से कोई प्रॉफिट लॉस आया है, उस चीज को हाईलाइट कराते ईएमपी डाल दो। फिर करंट ईयर में एमैल्गमेशन हुआ है, याद रखने के लिए फ्लो बनाया, करंट ईयर के लिए एमैल्गमेशन हुआ है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डाल दो। करंट ईयर में कैटास्ट्रॉफ है, उसके लिए ईएमपी डाल दो। एंड ऑफ द ईयर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाया है, या फिर कोई लिटिगेशन है, उसको हाईलाइट करने के लिए ईएमपी डालो। साल खत्म होने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से रिवीजन हुआ है, उसके लिए आप ईएमपी डाल सकते हो। तो अगर कुछ हाईलाइट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का, तो ईएमपी डाल दो। अगर आपको हाईलाइट करना है जो नहीं दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, जैसे अगर ये बताना है पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था, पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था, प्रीडेसेसर ऑडिटर, करंट ईयर के ब्रांचेस का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, साल खत्म होने के बाद में, साल खत्म हो रहा है, हम एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर रहे हैं उसी कंपनी के, क्योंकि एक आईएफआरएस के हिसाब से, एक यूएस गैप के हिसाब से, ये बात लोगों को बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारे लोग रेफर करें, लिमिटेड लोगों के लिए बनाई है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यूसेज है, इस बात को डालना चाहते हैं, फिर से हम ओएमपी डाल सकते हैं। तो ऑडिट रिलेटेड बातों को हाईलाइट करना तो ओएमपी डालो। दोनों कंडीशन सिमिलर है, कंडीशंस है। अगर आप ईएमपी डालना चाहते हो बिंदास डालो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, गलती वाली चीजें बेसिस ऑफ ओपिनियन में जाती है। गलती वाली चीजें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, गलती वाली चीजें यहां पे मत लिख लो, बेसिस में लिख लेना। और एक बात ध्यान रखो, अगर कोई मैटर ऐसा है कि वो ईएमपी के लिए भी एलिजिबल है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है, तो की ऑडिट मैटर जीतेगा। ओएमपी में हम बोलते हैं कि भाई साहब आप कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो आप देखो
कॉन्फिडेंशियलिटी कोई लॉ प्रोहिबिट तो नहीं कर रहा है इसको। यहां पर भी वही बात लिखी है कि अगर कोई मामला ओएमपी के लिए भी एलिजिबल है और की ऑडिट मैटर के लिए भी एलिजिबल है तो की ऑडिट मैटर में ही वो जाएगा। अभी अगर मैं दोनों कंटेंट की बात करता हूं, दोनों के अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं, सिंपल कंटेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं। ईएमपी की हेडिंग जाती है ईएमपी, ओएमपी की हेडिंग जाती है ओएमपी। अगर मल्टीपल ईएमपी है तो ईएमपी प्रायर पीरियड, ईएमपी एमैल्गमेशन, ओएमपी ब्रांच ऑडिट, ओएमपी प्रीवियस ईयर ऑडिट, ऐसा आप उसमें मल्टीपल हेडिंग्स सेम है, दोनों में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। फर्क कहां पे है? बस इतनी चीज दोनों में आती है, कुछ एडिशनल चीजें, 2 पॉइंट एडिशनल सिर्फ आपके ईएमपी में ही आते हैं कि भाई रेफरेंस दिया जाता है नोट्स अकाउंट का, जिस नोट को हम हाईलाइट कर रहे थे उसका रेफरेंस दिया जाता है, वो खास बात है। और साथ में लिखा जाता है, मानता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की बात कर रहा हूं लेकिन मैं मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं। फिर इनका प्लेसमेंट कहां पे होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई ईएमपी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, जैसे हम एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको बेसिस पैराग्राफ के जस्ट नीचे लिखते हैं, मतलब की ऑडिट मैटर के भी ऊपर हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंस होता है। बाकी केसेस में वो की ऑडिट मैटर के नीचे भी आ सकता है और की ऑडिट मैटर के ऊपर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अगर प्रायर पीरियड आइटम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हो सकता है ठीक है कि वो की ऑडिट मैटर के ऊपर भी रहे। तो ईएमपी कैन बी बिफोर की ऑडिट मैटर और आफ्टर, डिपेंडिंग ऑन कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर मैं ओएमपी की बात करता हूं, साफ साफ लिखा है लेकिन पढ़ के समझ में आता है, ओएमपी हमेशा की ऑडिट मैटर के नीचे ही रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने बोला डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, की ऑडिट मैटर उसका रीजन लिख दीजिए और ओएमपी उसका पर्पस लिख दीजिए। ऐसा पर्पस लिखने से दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। इनफैक्ट ओएमपी तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वहां पर भी जा सकता है, या फिर एकदम आखिरी में सिग्नेचर के जस्ट पहले रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खत्म हो गया, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गया, वहां पर डाल सकते हैं। जनरली ब्रांच को हमने नहीं किया, किसी और ने किया, ये आखिरी में डाला जाता है। जो भी हो हमेशा नीचे रहेगा, लीगल वाले पार्ट में भी जा सकता है और दोनों पार्ट खत्म होने के बाद में भी रह सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है एसए 706 के हिसाब से? एसए 706 बोलता है हम ऑडिटर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ख्याल रखे और उनका अटेंशन ड्रॉ करे। अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए हुए हैं और अगर यूजर उसको पढ़ेंगे तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, तो ऑडिटर ने अटेंशन ड्रॉ करना चाहिए ऐसे मुद्दे पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए हुए, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर दे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड चाहता है समय समय पे अच्छे ईएमपी पैराग्राफ डाले। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी है लेकिन जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट और ऑडिट रिलेटेड मैटर्स और ऑडिट रिपोर्ट, तो वो हाईलाइट करना चाहिए ओएमपी डालकर। मतलब अच्छे ओएमपी डालो, ये जिम्मेदारी है। जब भी आप ये डालने के बारे में सोचो तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ ईएमपी ओएमपी के साथ में, एम्फासिस ऑफ मैटर दोनों के साथ, और टीसीडब्ल्यूजी के साथ में शेयर कर लो। उनको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी, कोई अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। अगर ओएमपी बार बार रिकर हो रहा है तो बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 710 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल की जानकारी दी जाती है कंपैरिजन के लिए, ताकि हमको पता चले ग्रोथ है कि डिक्लाइन है। उसको बोलते कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इसको बताने के 2 अप्रोच होते हैं, 2 तरीके से इसको बताया जा सकता है। 2 अप्रोच है, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, एक है करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, एक करस्पॉन्डिंग फिगर। मैं एक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच बोलूंगा, एक को करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच बोलूंगा, ठीक है। एक अप्रोच ये बोलता है, अब ये अप्रोच कहां दी जाती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में दी जाती है कि कौन सी अप्रोच फॉलो करना है। कभी कभी फ्रेमवर्क में ऐसा लिखा होता है कि आप पिछले साल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दीजिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भर भर के पिछले साल के बारे में बताइए। उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना करंट ईयर को देता है। करंट ईयर की सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी ना, पिछले साल की भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अलग से बताओ। जितने डिटेल करंट ईयर के उतने डिटेल वहां पर दो। मतलब अगर कोई पिछले साल की इंफॉर्मेशन देखो, अपने आप पे वो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इतनी जानकारी उसको स्टैंड अलोन इंटरप्रेट कर सकते हैं।
जब बनाने वाले लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे पिछले साल को, तो ऑडिट रिपोर्ट हम लोग जब बनाते तो आप करंट ईयर पे भी इंट्रो पैराग्राफ में करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर को भी रेफर करो। ओपिनियन करंट ईयर के साथ साथ पिछले साल पर भी दो। इंट्रो में और ओपिनियन में दोनों को रेफर करो। प्रोस्पेक्टस में 5-5 साल के रहते हैं, तो इंट्रो और ओपिनियन 5-5 ईयर के ऊपर दिए जाते हैं। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा बोला जाए पिछले साल की कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसी कंपैरिजन के लिए, जहां जहां करंट ईयर की इंफॉर्मेशन रहती है ब्रैकेट में पिछले साल के दे देने का, अलग से उसका कुछ बताने का नहीं। जब उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, वो अपने आप में कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उसका अलग से हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अरे इट इज नॉट अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स। बस ऐसी फिगर्स है कुछ। ऐसे केस में जब उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, तो हम लोग इंट्रो और ओपिनियन में सिर्फ करंट ईयर को रेफर करते। अक्रॉस द वर्ल्ड करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच फेमस है। हर किसी को करंट ईयर की इंफॉर्मेशन में ही इंपॉर्टेंस है, पिछले साल में किसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। फ्रेमवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड बोलते पूरा फोकस करंट ईयर पे डालो। पिछले साल के लिए पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोग करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच से ही चलते हैं। हमारा शेड्यूल 3 भी एक लाइन लिखता है, वेयर एवर करंट ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन यू शुड गिव प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच बहुत फेमस है। ये कंपैरेटिव्स, ये जो स्टैंडर्ड है, ये रिपोर्टिंग कैसे करना है बताता है। ये नहीं बताता कि आप 2 साल का ऑडिट करो। नो 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 नो। अगर आप पिछले साल को रेफर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में, उस पर ओपिनियन दे रहे हो, वो तभी कर सकते हो जब आपने पिछले साल का भी ऑडिट किया है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने पिछले साल का ऑडिट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में आप दोनों साल पे रेफर नहीं कर पाओगे। आपको ओएमपी डालना पड़ेगा, और ओएमपी डालकर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं है, कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, प्रीडिसेसर ऑडिटर, उसने कैसा ओपिनियन दिया, क्या रीजन दिया, क्या डेट थी ऑडिट रिपोर्ट की, यह भी बताना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ ऑडिट अप्रोच, इट इज अ रिपोर्टिंग अप्रोच। 710 क्या बोलता है? 710 बोलता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑडिट प्रोसीजर लगाकर बढ़िया, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करे। बढ़िया, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे रिगार्डिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद में, और इसके अलावा कंपैरेटिव्स के ऊपर प्रॉपर रिपोर्टिंग करते रहे। सही है तो फिर रिपोर्टिंग क्या करना, कुछ गलती मिली तो क्या रिपोर्टिंग करना, बराबर मतलब 2 जिम्मेदारी है, तू बराबर चेक भी कर उसको और रिपोर्टिंग भी कर उसको लेकर। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने की ऑडिट प्रोसीजर क्या है, या फिर हम अगर बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने की प्रोसीजर, या करस्पॉन्डिंग फिगर को चेक करने की प्रोसीजर, तब एक ही आंसर है उसका, एक ही जवाब है इसका। बेसिक इवैल्यूएशन क्या है? एकदम सिंपल है। बेसिक इवैल्यूएशन क्या है? बेसिक इवैल्यूएशन कि आप जाकर पहले एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जाकर पढ़ो। देखो वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इट इज सेइंग, कि कंपैरेटिव्स की क्या क्या जानकारी देनी चाहिए। उतनी जानकारी दी है क्या, वो देख लो। जैसा फ्रेमवर्क में बोला है वैसा फॉलो कर रहे क्या। जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन, उसको पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर लो, अग्री कर लो। देखो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी, see what was the accounting policy and whether that accounting policy is consistently followed। क्या उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, उसको चेक कर लो। अगर चेंज है, इट शुड बी जस्टिफाइड, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना चाहिए। अगर शक है आपके मन में कि दैट देयर इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जितनी चाहे उतनी ऑडिट प्रोसीजर लगाओ और सच्चाई बाहर निकालो। इंक्वायरी करना है, इंस्पेक्शन करना है, रिकंप्यूटेशन करना है, रीपरफॉर्मेंस करना है, एक्सपर्ट को लाना है, जो करना है कर, और सच्चाई को पता लगा। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है पिछले सालों में, तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने पड़ेंगे।
इट शुड बी रिवाइज्ड एज पर ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स। कोई और होगा तो कोई और रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देगा, हम है तो हम करेंगे। जनरली एजीएम के पहले रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट पॉसिबल है, अगर पुरानी गलतियां मिलती है तो। एजीएम अगर हो जाती है, अगर एजीएम हो जाती है, ठीक है, ऐसे केस में अगर एजीएम हो जाती है ना, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना, तो फिर ऐसे केस में मैंने बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। जनरली लोग अगले साल में रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर लेते हैं, अगले साल में रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर लेते हैं और उसको प्रायर पीरियड आइटम मान लेते हैं। तो आप कुछ बेसिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अगर मिसस्टेटमेंट की भनक लगती है तो, और फिर रेक्टिफिकेशन करें। आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगता है, जितने साल को रेफर करोगे सबका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में आप मल्टीपल ईयर्स को रेफर करते हो। अगर आप मल्टीपल ईयर्स को रेफर कर रहे हो, ऐसे मल्टीपल ईयर्स को अगर आप रेफर कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल ईयर्स का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। भले पिछले साल ऑडिट हुआ होगा, आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, इस साल फिर से लो, क्योंकि वो एज ऑन दैट ईयर था, इट इज एज ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में आप एक साल को रेफर करते हो तो आप एक साल को ही रेफर करो, एक साल का ही डब्ल्यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ले लो। अगर प्रायर पीरियड आइटम होगा, उसका रेक्टिफिकेशन किया है इस बार, उसको लेकर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में नीचे लिख कर ले लो कि भाई हम कंफर्म कर रहे हैं ये गलती मिली थी, इतना चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन बराबर एंड सो ऑन, जो भी होगा। अब देखिए रिपोर्टिंग को लेकर ये चार्ट में थोड़ा सा आप चेंजेस करते रहना, जैसे मैंने मार्किंग की हुई है। लेफ्ट कॉलम बताता है करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में रिपोर्टिंग कैसी होगी, राइट वाला बताता है कंपैरेटिव। बेसिक प्रिंसिपल, करस्पॉन्डिंग फिगर में हम सिर्फ करंट ईयर को ही रेफर करते हैं, कभी पिछले साल को रेफर नहीं करते जब तक उसमें कुछ गलतियां ना हो, ये खास बात है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में हम दोनों साल को रेफर करते हैं, इंट्रो में और ओपिनियन में। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है तो ओएमपी डालकर बताएंगे कि किसी और ने किया है, कैसा ओपिनियन दिया है, रीजंस के साथ में, रीजंस के साथ वो स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी देना। यहां पर भी सेम है, कॉपी पेस्ट सेम। अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ तो ओएमपी डाल के समझा देना कि पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ। यहां पर भी सेम, कितना बढ़िया, सेम टू सेम है रिपोर्टिंग, इनफैक्ट बहुत जगह सेम टू सेम है। अब यहां पे ध्यान से, मैंने जो नंबरिंग की वैसी नंबरिंग आप भी करिए। अगर ऑडिट करते वक्त हमको पिछले साल की कुछ गलतियां मिली, पिछले साल हमको मिला कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, पिछले साल हमको मिला लॉटरी इनकम सेल्स में डाल दी, मैनेजमेंट को बोलेंगे रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई कर दिया, बहुत बढ़िया। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है, करेक्ट, ऐसे केस में इफ इट इज नॉट रिजॉल्व्ड, तो ऐसे केस में आपको पिछले साल में गलतियां ये मॉडिफाई करना पड़ेगा, पर लिखना पड़ेगा ये गलती है पिछले। वी हैव टू मॉडिफाई ओपिनियन, स्पेसिफाई वी आर मॉडिफाइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। इस साल पे इंपैक्ट है तो क्या करेगा, उसके बारे में साइलेंट है, हमको सेम अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सेम अप्रोच क्या है, मैं यहां पे लिख के देता हूं कि सेम अप्रोच क्या है। अगर उसका इंपैक्ट करंट ईयर में है, इफ इट impacts current year, then modify with respect to current year also। करंट ईयर में भी गलती ऐसा बताओ अगर है तो, जैसे सेल्स, पिछले साल लॉटरी इनकम को सेल्स पे डाला, उसका इस साल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन पिछले साल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर में भी आएगा। तो हम बोलेंगे पिछले साल की भी चीजें गलत है, इतनी गलत है, इस साल की भी चीजें गलत है, इतनी गलत है। तो एकदम मोटा मोटी पिछले साल में गलती मिली, उनको बोलने का रिजॉल्व करने का, रिजॉल्व नहीं किया, पिछले साल में गलती बोलने का, उसका इंपैक्ट करंट ईयर में तो करंट ईयर को भी करने का। कॉपी पेस्ट सेम अप्रोच बाजू में भी है, इसलिए देखो मैं नंबर सेम रखा है। अगर इधर भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में भी ऐसा हुआ, पिछले साल में गलती मिली, जाके रिजॉल्व करवाने का, इफ रिजॉल्व, कॉपी पेस्ट सेम, नो नीड टू रिपोर्ट एनीथिंग।
कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कर दिया उसने, पुरानी गलतियों को ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पुराने रिजॉल्व हो गया है, पुराने रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने रिवाइज रिपोर्ट भी, सब कुछ हो गया। हम सिर्फ, ठीक है, करंट ईयर में कुछ भी हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिपोर्ट एनीथिंग, नो नीड टू रिपोर्ट एनीथिंग, क्लीन एकदम। लेकिन अगर वो रिजॉल्व नहीं करते तो मॉडिफाई विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, और अगर उसका इंपैक्ट हो रहा होगा करंट ईयर में भी, तो करंट ईयर के इसके ऊपर भी हम इंपैक्ट लेंगे, लिखेंगे करंट ईयर में भी इतनी इतनी गलती है। सेम अप्रोच है दोनों में, ठीक है। अब और एक बात लिखिए, करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच में वो भी सिमिलर है। अगर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट ही मॉडिफाइड है तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोलेंगे सेम, देखो जो भावना है वो सेम है, फिर मैनेजमेंट के पास जाएंगे, रिजॉल्व कर लो इसको, रिजॉल्व कर ले, ठीक है। इफ नॉट रिजॉल्व, पिछले साल का ओपन मॉडिफाई करो। इफ इट अफेक्ट्स करंट ईयर, मॉडिफाई विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर की, भी करंट ईयर में भी गलती है। अगर नहीं है, अगर इस साल में गलती नहीं है तो लिखो इस साल में कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप करंट ईयर को पिछले साल से कंपेयर मत करिए, कंपैरिजन गलत हो जाएगा। लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा कि लिसन, करंट ईयर की चीजें गलत नहीं है, लेकिन करंट ईयर को पिछले साल से आप कंपेयर मत करना, वो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा। फिर एक ये यहां पे स्पेशल पॉइंट दिया है, कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता, पिछले साल हमने 2 साल पे ओपन दिया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, तब मैंने बोला था 21-22 पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। करंट ईयर भी मैं 2 साल पे रिपोर्ट दूंगा, 21-22, 22-23, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने मॉडिफाई कर दिया। पिछले साल पे क्लीन रिपोर्ट, इस साल पिछले साल पे मॉडिफाइड रिपोर्ट, मैं खुद का ओपिनियन बदल रहा हूं। लोगों को ये बात हाईलाइट करना जरूरी है, तो ओएमपी डाल के इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। देखो दोनों का रिपोर्टिंग एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर, अलग अलग बताया है लेकिन एकदम सिमिलर है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सब में एक कॉमन प्रिंसिपल है, जाने का मैनेजमेंट को रिजॉल्व करने के बारे में बोलने का, रिजॉल्व कर दिया तो जय माता दी, बहुत बढ़िया। रिवाइज्ड रिपोर्ट, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज्ड रिपोर्ट नहीं करोगे तो बोलेंगे हम लोग। और करंट ईयर पे इंपैक्ट है क्या देखना पड़ेगा, करंट ईयर पे इंपैक्ट है तो वो भी बोलेंगे हम लोग, सिंपल।